उन्हीं के लिए मैं आया हूं। और मुझे यह भी बतलाया गया कि हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय देवी सिंह जी पटेल की यह कर्मभूमि है। कुछ भी बोलने के पहले मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका नाम मैंने सुना था और जब इन लोगों ने याद दिलाया तो मुझे स्वाभाविक रूप से उनकी याद भी आई है, इसलिए मैंने उनकी चर्चा यहां पर की। मेरे बहनों भाइयों, राजनीतिक दृष्टि से आप लोग बहुत ही जागरूक हैं और मुझे मालूम है खरगोन का क्षेत्र बहुत ही जागरूक लोगों का क्षेत्र है। मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि सच्चाई को भी आप जानते होंगे कि जब से 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, तब से भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। 2014 के पहले भी हम लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे। भाई आवाज बार बार क्यों आ रही है? माइक ठीक करो। 2014 के पहले जब हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यानी दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग जब साथ बैठते थे और वहां पर भारत कोई अपनी बात बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। लोग मानते थे कि भारत एक कमजोर भारत है, भले ही यहां की जनसंख्या अधिक होगी लेकिन भारत एक कमजोर भारत है। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर गौरव की अनुभूति होगी, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है। बहुत सारी घटनाएं हैं। कितनी घटनाओं की आपको मैं याद दिलाऊं। एक घटना कोरोना की है। मैं समझता हूं इस क्षेत्र के लोग भी कोरोना से प्रभावित रहे होंगे। सारी दुनिया इस कोरोना के संकट से प्रभावित थी। सारी दुनिया कोरोना के संकट से प्रभावित थी। बहनों भाइयों, उस समय भारत में कोरोना का टीका जिसे कहते हैं, वैक्सीन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह कोरोना का टीका बनता नहीं था। हमारी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कोरोना के इस संकट से कैसे निपटा जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने बेंगलोर जाकर वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की और वैज्ञानिकों ने कहा कि साहब, कोरोना का टीका हम तैयार कर सकते हैं लेकिन इसमें फला प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई, कहा मेरे वैज्ञानिकों, जो भी आपके सामने समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का मैं निदान प्रस्तुत करूंगा। जितने धन की आवश्यकता होगी उतना धन मैं मुहैया कराऊंगा, लेकिन कोरोना का टीका तैयार होना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने चंद महीने में ही कोरोना का टीका तैयार कर दिया और आपको जानकर खुशी होगी, भारत की ताकत देखिए। कोरोना का इतना टीका तैयार किया, इतनी वैक्सीन तैयार की, इतनी वैक्सीन तैयार की, केवल भारत में रहने वाले लोगों को ही हम लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगाया, बल्कि दुनिया के 100 देशों में रहने वाले लोगों को टीका मुहैया कराने का काम किसी ने किया तो भारत ने किया। यह है भारत की ताकत। और 140 करोड़ की जनसंख्या का हमारा यह भारत है। मेरे बहनों भाइयों, इस भारत में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, निरा गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप सब यहां बैठे हैं, सबको कोरोना का कम से कम 2 टीका लगा होगा, नहीं तो 3 टीका भी लगा होगा। मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाइएगा, सही बात हो तो ताली बजाइएगा। सबको लगा होगा। दुनिया के जो ताकतवर देश माने जाते हैं, अमेरिका, चीन, रूस, कौन कौन माने जाते हैं, बहनों भाइयों, वहां सभी नागरिकों को कोरोना का 2-3 टीका नहीं लगा है। लगा है इस दुनिया में केवल और केवल भारत में रहने वाले लोगों को ही कोरोना का 2-3 टीका लगा है। और इस कोरोना के संकट पर कामयाबी पाने में हम लोग पूरी तरह से सफल हैं। यह है भारत का करिश्मा। और आपने यह भी सुना होगा, रूस और यूक्रेन के बीच, 2 देश हैं रूस और यूक्रेन, इनके बीच पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हो गया बराबर लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से मिसाइल, बम, गोले, तो
और यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, गोले, तोप चलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके भी सेना के जवान मरे हैं, वहां के नागरिक मरे हैं। यूक्रेन के भी बड़ी संख्या में सेना मरी है, वहां के नागरिक मरे हैं। बहनों भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूं, यूक्रेन में हमारे भारत के लगभग 30,000 बच्चे वहां पढ़ते हैं। उनके माता पिता को चिंता हुई कि रूस की तरफ से लगातार मिसाइल, बम, गोले चल रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई हादसा न हो जाए। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। मिसाइल कहां गिरेगी, बम कहां गिरेगा, गोला कहां गिरेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, वो हमारे प्रधानमंत्री से उनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला और कहा, मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किसी भी सूरत में यूक्रेन से आप बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, ध्यान से सुनना, करिश्मा कर दिया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने चटपट टेलीफोन मिलाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी और आप गौरवान्वित होंगे मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया, उस काम को करके दिखाया है भारत ने। कांग्रेस की सरकारों को काम करते हुए लंबे समय तक आपने इस हिंदुस्तान में देखा है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस का एक ही नारा होता था कि हमारी सरकार बनाइए, हम लोग आएंगे, गरीबी को दूर करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वह भी कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो गरीबी दूर करेंगे। इंदिरा जी आई, वो भी कहती थी सरकार बनेगी तो गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी कहते थे मेरी सरकार बनाओ, गरीबी दूर करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, उन्होंने कहा गरीबी दूर करेंगे। बहनों भाइयों, कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मैं आप सबसे कहूंगा और प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी कोई बात गलत हो अखबारों में लिख दीजिएगा। राजनाथ सिंह आए थे, जनता को झूठ बोलकर गुमराह करके गए हैं, हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि जनता की आंखों में धूल झोंक कर जिंदगी में मैंने राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, अद्भुत है हमारा भारत। गरीबी दूर करने की बात सबने कही, लेकिन पहली बार 8 वर्षों के अंदर ही इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकालने में कामयाबी किसी प्रधानमंत्री ने प्राप्त की है तो प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी सरकार नहीं कह रही है, नीति आयोग कह रहा है। दुनिया की बहुत सारी वित्तीय फर्म्स, फाइनेंशियल फर्म्स जिसे कहते हैं, वित्तीय संस्थाएं कह रही हैं, उनका यह दावा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम पढ़े लिखे लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ी दुनिया की संस्था है। उसने कहा है कि भारत ने कमाल किया है, 7-8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मेरे बहनों भाइयों हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है जो कहती है वह करती है। और मैं समझता हूं आप लोगों के जीवन का भी यही संकल्प हो जाए, प्राण जाई पर वचन न जाई। और मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारा विरोधी होगा डंके की चोट पर, उठाकर हमारे सारे घोषणा पत्रों को देख लीजिए। जब से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, तब से जो कहते चले आ रहे हैं, सारी चीजों को हमने पूरा किया है। एक चीज ऐसी बची नहीं है जो हमने वादा किया हो और पूरा न किया। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 1984 से लगातार हम लोग कहते चले आ रहे थे, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी।
मुझे याद है एक आंदोलन का नेतृत्व ढांचा गिरने के बाद मैंने किया था। जब हम लोग नारा लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, दूसरी तरफ से हमारे जो विरोधी थे वह नारा लगाते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। माने ये हम मानकर चल रहे थे कि हम देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने राजनीति हासिल की है और राजनीतिक कामयाबी हासिल की है मेरे बहनों भाई। इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन आपने देखा, आपने पूर्ण बहुमत के साथ हमारी दिल्ली में सरकार बना दी बहनों भाइयों, और आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। और 22 जनवरी को जो तारीख पूछते थे लोग, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री जी ने धर्माचार्यों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में कर दी। और मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं, मुझे जो लगता है, हमारा जो जीवन का अनुभव है, मेरे बहन भाइयों, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं राम राज्य किसे कहते हैं, यह तो काल्पनिक एक अवधारणा है। मैं कहता हूं राम राज्य उसे कहते हैं जब लोगों के अंदर दायित्व बोध पैदा हो जाए, कर्तव्य बोध पैदा हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। जब यह लोगों के अंदर भाव पैदा हो जाए, समझ लो देश में राम राज्य आ गया। अरे राम का वनवास भी यदि हुआ था मेरे बहनों भाइयों, तो कैकेयी के अधिकार बोध के कारण हुआ था, कर्तव्य बोध के कारण नहीं हुआ था। कैकेयी को लगा कि नहीं, राम के हाथों में राजपाट नहीं जाना चाहिए, बल्कि भरत के हाथों में राजपाट जाना चाहिए। जिद्द ठानी उन्होंने, इसी कारण इतना बड़ा संकट पैदा हुआ था। मेरा भी मानना है कि इस देश में राम राज्य आएगा जब लोगों के अंदर अधिकार बोध नहीं, कर्तव्य बोध पैदा होगा, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी, देश में राम राज्य आएगा। यह कहा था, हम लोगों ने पूरा किया। जम्मू कश्मीर जब से यह भारत बना है मेरे बहनों भाई, जम्मू कश्मीर को इन कांग्रेस के लोगों ने धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दे दिया था। वहां कोई आरक्षण नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो वहां की सरकार चाहती थी मनमाना करती थी। आतंकवाद बढ़ता रहा, विकास के नाम पर एकदम बिल्कुल ठप था सारा मामला। अब भारत का हिस्सा, लेकिन सरेंडर कर दिया था कांग्रेस के नेताओं ने। हम लोगों ने 1951 में ही, हमारे नेता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अब बलिदान दिया था उन्होंने अपना, धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त होनी चाहिए। और हम लोग भी कहते रहे, जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। जो कहा था हम लोगों ने सब किया। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करना चाहते, न ऐसी राजनीति हम लोग करते हैं। लेकिन हम भारत के रहने वाले लोग, भारत के ही हमारे ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया। पूरे विश्व को ही हम परिवार मानते हैं। और यहां पर रहने वाले लोग किसी मां किसी बहन के साथ शादी करने के बाद और 3 बार तलाक 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 करके उसकी छुट्टी करते हैं। जिन्हें वोट की लालच हो बहनों भाइयों, बर्दाश्त कर लें। लेकिन हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम लोगों ने कहा, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है,
सभी हमारे भाई भाई हैं। और किसी की भी मजहब अथवा धर्म को मानने वाली बहन के साथ, माता के साथ, बेटी के साथ जुल्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या न बने, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और करके दिखाया हम लोगों ने, करके हम लोगों ने दिखा दिया। बराबर कांग्रेस के नेताओं ने जनता को आश्वासन दिए, वादे किए, लेकिन अपने वादों को कभी पूरा नहीं किया। और नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से धीरे धीरे जनता का विश्वास समाप्त होता चला गया। और भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया। गांव में भी, जैसे आप गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, आपसे अलग का नहीं हूं, मैं भी एक किसान हूं। गांव में कोई ज्यादा झूठ बोलता था अथवा चालाकी की बात करता था तो लोग कहते थे नेताजी हैं। यह मध्य प्रदेश में था कि नहीं था? माने राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। बहनों भाइयों, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया। अरे राजनीति तो उसे कहते हैं, राजनीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना। किस ओर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। विडंबना है कि राजनीति शब्द यह अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। और इसको पुनः भारत की राजनीति में स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो हमारी पार्टी ने किया है, हमारे नेताओं ने किया है। भ्रष्टाचार, मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था, क्या करें, हम 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं बैंक से, नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों के घरों में पहुंच पाता है। 86 पैसा या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री यह लाचारी व्यक्त किया, और एक प्रधानमंत्री 56 इंच के कलेजे का हमारा प्रधानमंत्री, बहनों भाइयों, उसने करप्शन को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और आपने देखा, जिस समय जनधन खाता खोलने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई थी, तो भारत का गृह मंत्री होने के तहत मैं और वो दोनों लोग साथ बैठे थे, अधिकारियों की बैठक चल रही थी। मैंने पूछा, मोदी जी यह जनधन खाता खोलने का मतलब क्या है? कहें, राजनाथ जी बैठक समाप्त हो जाए तो हम चर्चा करेंगे। अब बहनों भाइयों, उन्होंने बतलाया, मेरे दिमाग में बात नहीं आई थी, प्रधानमंत्री के दिमाग में बात आई। और आपने देखा कि सारे लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसके पास पैसा नहीं था उसका भी बैंकों में अकाउंट खुल गया। मेरे ध्यान में नहीं था किस लिए खोला जा रहा। एक तरफ कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे कि 100 पैसा भेजते हैं तो लोगों की जेब में 14 पैसा पहुंचता है। इस प्रधानमंत्री ने उस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी, यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है बहनों भाइयों, तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। यह दूरदृष्टि है, नेताओं का यह नजरिया है। यह करिश्मा भी हमारी सरकार ने किया है। लंबा भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि अभी 4 महीने पहले आप लोग विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी आप लोगों ने भाषण बहुत सुना होगा, आपके कान पक गए होंगे। अब यह बताइए, 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, और 4 महीने के बाद फिर लोकसभा का चुनाव, फिर उसके बाद और कोई चुनाव, रोज चुनाव ही चुनाव। अच्छा, यह बताइए, सिलसिला बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? तो मेरी बात सुन लीजिए, अगले 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों, पार्टी की तरफ से आपको वचन देकर जा रहा हूं, सारे देश के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष में एक बार होंगे, एक साथ। साथ होंगे। यह फैसला कौन ले सकता है? दूसरी पार्टी नहीं ले सकती। यह फैसला कोई ले सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही ले सकती है, हम लोगों की सरकार ही ले सकती है। इसलिए बहनों भाइयों,
मैं कहने आया हूं, कांग्रेस की हालत देख रहे हैं, दिनों दिन पतली होती जा रही है, दिनों दिन पतली होती जा रही है। मैं अभी पिछली सभा में लोगों से कह रहा था, कांग्रेस की हालत तो इतनी पतली होती जा रही है कि 10 साल के बाद बच्चों से कांग्रेस का नाम लेंगे तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। मैंने अभी कहा, मैंने कहा कि पहले डायनासोर के बारे में किताबों में लड़के पढ़ते हैं। पहले डायनासोर हुआ करते थे। भैरव भाई, सारी दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गए। मुझे लगता है कुछ समय में कांग्रेस भी वैसे ही लुप्त हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी, खेती बाड़ी, ये वो लोगों की आवश्यकता, देखिए मकान, शौचालय, नल से जल, बहुत चीजें, मैं तो बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। टेक्नोलॉजी, जिसमें भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश माना जाता है, तकनीक, टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए, यूपीआई जिसके माध्यम से बैंकों से पैसा लेन देन करते हैं लोग ना, दुनिया के कई देशों ने यूपीआई को मान्यता दी है और हम लोगों की नकल की है, इसे स्वीकार किया है। और आज डिजिटल लेन देन सारी दुनिया में जितना हो रहा है, मैं अमेरिका, चाइना सबकी बात कर रहा हूं, बड़े ताकतवर देश माने जाते हैं, सारी दुनिया में डिजिटल माने मोबाइल से लेन देन जो सब ज्यादा हो रहा है, तो 100 में से 46 लेन देन किसी एक देश में हो रहा है डिजिटल, तो भारत में हो रहा है मेरे बहनों भाइयों। यह है भारत की ताकत। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम सबको जीवन में असफलताएं भी मिली। आपने देखा, हमारे वैज्ञानिकों ने एक चंद्रयान तैयार किया, एक चंद्रयान 2 तैयार किया था चंद्रमा पर भेजने के लिए, लेकिन चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उसका लैंडर लैंड नहीं कर पाया। रोने लगे वैज्ञानिक। अब प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, चटपट रात को घटना हुई, सुबह उनके पास बंगलोर पहुंच गए, वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई, उनके गले से लगाया और कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो नुकसान हुआ होगा, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम लगाने को तैयार हैं, चंद्रयान 3 की तैयारी करो। और मेरे बहनों भाइयों, कान खोल कर सुन लो, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा दिया, जिनके आंखों में आंसू थे उस समय चंद्रयान 2 की विफलता के कारण, और लग गए, जुट गए। और चंद्रयान 3 जब छोड़ा गया मेरे बहनों भाइयों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में उसने कामयाबी हासिल की और विश्व का पहला देश भारत बन गया है। विज्ञान तकनीक की दृष्टि में भारत कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब रक्षा, मैं रक्षा मंत्री हूं। आप पूछेंगे कि रक्षा के मामले में क्या हालत है। इतना ही कहूंगा, पहले हम तोप, गोले, बम, मिसाइल, टैंक, यह सब दुनिया के ज्यादातर बाहर के देशों से लेते थे। फाइटर प्लेन, बहनों भाइयों, अब हम लोगों ने भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से यह सब सारी चीजें बनाना प्रारंभ कर दिया है। हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे सारी चीजें, अभी कुछ आता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम हमने दुनिया के दूसरे देशों से लेना बंद कर दिया, आपको झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लोगों ने काम तेजी से प्रारंभ कर दिया है। पहले 600 करोड़ रुपए का यह सब सामान हम दुनिया के छोटे मोटे देशों को देते थे, और आज मैं कह सकता हूं 5 वर्ष के अंदर यह करिश्मा हो गया, जो 600 करोड़ हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, अब 2 महीना पहले ही हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। और सब तो सब ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट किया है। ब्रह्मोस मिसाइल, यह भारत की ताकत है। चीन, पाकिस्तान, क्या क्या लोग नाम लेते थे, पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है। जरा मिले तो समझाइए उन लोगों को, क्या करते हो आप लोग। बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं है, लेकिन हमको कोई आंख दिखाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर है। मैं आप लोगों से एक ही अपील करने आया, बापू जी की मुराद को पूरा कर दो। महात्मा गांधी, बापू की एक मुराद थी, उनकी इच्छा थी, मेरे बहनों भाइयों, पूरा कर दो। आप पूरा करने को तैयार हैं महात्मा गांधी की मुराद को, उनकी इच्छा को तैयार हैं? एक मुराद थी,
जब आजादी हम लोगों को हासिल हुई तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लोगों को कहा, देखो कांग्रेस के झंडे के तले हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। सभी प्रकार की विचारधारा के लोग इस झंडे के तले एक साथ खड़े होकर आजादी के लिए संघर्ष किया है। अब आजादी मिल गई है, इसलिए कांग्रेस को भंग कर दो। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की बात को नहीं माना। मुझे लगा महात्मा गांधी को आत्मिक क्लेश हुआ होगा, आत्मिक तकलीफ हुई होगी। बताइए, ये लोग सत्ता के लोभ में इतने अंधे हो गए कि मैं छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, आप लोग राजनीति करिए, दूसरी पार्टी बना लीजिए, लेकिन कांग्रेस जिसके झंडे के तले सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसको भंग करिए। ये तैयार नहीं है, इतने स्वार्थ में डूबे हैं, कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं बहनों भाइयों, और हिंदुस्तान की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने यह फैसला कर लिया है। महात्मा गांधी की जो मुराद थी कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए, तो आपने ठान लिया है कि भारत से कांग्रेस समाप्त होकर रहेगी। और मैं समझता हूं पूज्य गांधी के प्रति भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। तो इसके लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं कि नहीं हैं? तो तैयार है तो ताली बजा दीजिए, मान लें तैयार है। बहनों भाइयों, आपसे मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और हमारे गजन सिंह जी पटेल को जो आप भारी भरकम वोटों से जिता दीजिएगा। वैसे आप लोगों ने सोचा क्या है, कितने से जिताने वाले हैं गजन सिंह? क्यों गजन सिंह? 5 लाख से पक्का? लेकिन यह बतलाइए कि आप बैठे बैठे 5 लाख से जीत जाएंगे कि आप लोगों को भी अगल बगल जाना पड़ेगा ना? बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, इस बार का चुनाव देश बनाने के लिए है। देश बनाने के लिए आप सबको परिश्रम करना पड़ेगा, जिस्म का पसीना बहाना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया है। क्या भारत को एक महान भारत बनाने के लिए हम अपने जिस्म का पसीना नहीं बहा सकते? यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है, देश के प्रति दायित्व बनता है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, और आपने जितना कहा है 5 लाख ना, 5 लाख से यदि जिता दिया ना, तो मैं फिर से आपके बीच आऊंगा, आपके बीच आऊंगा, खाना भी खाऊंगा, और आप नहीं खिलाएंगे तो घर में घुस के खाऊंगा। खिलाएंगे पक्का? और बहनों भाइयों, जन पटेल को 5 लाख से आप जिता दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं फिर से आऊंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।